हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। इसके दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने पहले ये जाना मृदा क्या होता है, फिर मृदा की परिभाषाएं हमने देखी। फिर दोस्तों हमने भूवैज्ञानिक चक्र देखा, मतलब जियोलॉजिकल साइकिल देखा। फिर उसके हमने 3 स्टेप जाना। पहला जाना कि होता है दोस्तों कि उसका होता है अपघटन, मतलब इरोजन होता है या फिर डिसइंटीग्रेशन कहें, और दूसरा होता है परिवहन तथा विक्षेपण, और तीसरा होता है अभ्युत्थान। हमने दोस्तों फिर विघटन इरोजन क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर फिजिकल इरोजन या फिर डिसइंटीग्रेशन, और केमिकल इरोजन या डिसइंटीग्रेशन ये जाना, और उसके कारण भी हमने जान लिया है। तो आज दोस्तों हम पहला पढ़ चुके हैं भूवैज्ञानिक चक्र। दूसरा हम पढ़ेंगे परिवहन तथा निक्षेपण। इसको दोस्तों आप लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में जो हमने पढ़ा है उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे परिवहन, ये दूसरा भूवैज्ञानिक चक्र का दूसरा चक्र हमारा है परिवहन तथा निक्षेपण। तो हेडिंग डालते हैं, इसको समझते हैं कि परिवहन तथा निक्षेपण, परिवहन तथा निक्षेपण क्या होता है इसको समझते हैं। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ट्रांसपोजिशन एंड डिपोजिशन ये हमारी हेडिंग है, इसको समझते हैं ये क्या होता है। हमने पहला जो टॉपिक था हमारा क्या था, अपघटन या फिर विघटन कहें, उसके बारे में हम जान चुके हैं। दूसरा हमारा है परिवहन तथा निक्षेपण। चट्टानों के विघटन, चट्टानों के विघटन से प्राप्त मृदा कण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाना ही मृदा कणों का परिवहन तथा निक्षेपण, इंग्लिश में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन कहलाता है। यह हमारी परिवहन तथा निक्षेपण की परिभाषा हुई। समझ लेते हैं कि परिवहन निक्षेपण क्या होता है। मतलब चट्टानों के विघटन से पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हमारा चट्टान का विघटन होता है या फिर इरोजन कहें वो होता है। फिर क्या होता है, जब हमारा चट्टान का इरोजन हो गया तो वही जो मृदा कण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना ही मृदा कणों का परिवहन तथा निक्षेपण कहलाता है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये परिवहन तथा निक्षेपण समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे टॉपिक देखेंगे परिवहन तथा निक्षेपण के कारण। परिवहन तथा निक्षेपण के कारण, ये हमारा दोस्तों अगला जो टॉपिक है परिवहन तथा निक्षेपण के कारण। समझते हैं ये कि इसके कौन कौन से कारण होते हैं। पहले इनके हम हेडिंग देखेंगे, फिर हम इनका विस्तार पूर्वक देखेंगे कि परिवहन तथा निक्षेपण के कौन कौन से कारण होते हैं। तो मृदा कणों के परिवहन तथा निक्षेपण के निम्न कारण है। देखते हैं कौन कौन कारण है। सबसे पहला जो कारण हमारा है जल है, इंग्लिश में कहें तो वाटर है। पहला कारण क्या है? वाटर है। दूसरा कारण क्या है? गुरुत्व बल, इंग्लिश में कहें तो ग्रेविटी, और तीसरा हमारा है वायु है, इंग्लिश में कहें तो एयर है। और फिर इसी प्रकार चौथा कारण हमारा है ग्लेशियर है। चौथा कारण क्या है? ग्लेशियर है। इसको इंग्लिश में ग्लेशियर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर ही कहते हैं। अब इनका हम जानेंगे विस्तार पूर्वक कि जल के कारण हमारा चट्टानों का परिवहन तथा निक्षेपण कैसे होता है। इसी प्रकार गुरुत्व बल के द्वारा, फिर वायु द्वारा, फिर ग्लेशियर द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं जल। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी? जल होगी। देखते हैं कि जल द्वारा हमारा कैसे परिवहन तथा विक्षेपण होता है। इसको दोस्तों वाटर कहते हैं। जल एक शक्तिशाली शक्ति है। जल एक शक्तिशाली शक्ति है जो मृदा के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। जल का वेग जब ज़्यादा होता है, अर्थात वर्षा ऋतु में मृदा के कणों को तेजी से बहा ले जाता है और ज्यों-ज्यों पानी का वेग कम होता है,
वेग कम होता है, बड़े कण बैठ जाते हैं और मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण होता है। अब समझते हैं कि हमारा जल द्वारा कैसे परिवहन एवं निक्षेपण होता है। जल एक शक्तिशाली है, मतलब हम तो जानते हैं कि जल से ज़्यादा शक्तिशाली हमारा कोई नहीं है, जो मृदा कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। कैसे ले जाता है? जल का वेग जब ज़्यादा होता है, अर्थात वर्षा ऋतु में मृदा कणों को तेज़ी से बहा ले जाता है और ज्यों-ज्यों पानी का वेग कम होता है, बड़े कण बैठ जाते और मृदा का निर्माण होता है। इसको समझते हैं कि हमारा दोस्तों कैसे हो, तो बड़े कण बैठ जाते हैं और मृदा का निर्माण होता है। इसको समझते हैं कि कैसे हमारा मृदा का निर्माण होता है। हम दोस्तों मान लीजिए ये हमारा क्या है, राख का एक वो है, ढेर है, ठीक है। मान लीजिए ये राख का हमारा एक ढेर है। तो जो हमारा किससे अपघटन हुआ था या फिर विघटित हुआ था चट्टानों का, तो इसके जो कण रहेंगे यहीं आसपास गिरे रहेंगे, मतलब ये धीरे धीरे खसक के ऐसे गिर जाएगा नीचे। मान लेते हैं यहाँ इधर है। जब क्या होगा, वर्षा होगा तो जो जल रहेगा इसी को बहा ले जाएगा एक स्थान से, मतलब यहाँ से इसको हटा देगा, तो परिवहन तथा निक्षेपण हो जाएगा। और ये कण जब जाएंगे दूसरे स्थान पे तो फिर वहीं हमारा मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। तो जल से कैसे हमारे परिवहन तथा निक्षेपण होता है चट्टानों का, ये जो ऊपर रहते हैं टूटे हुए चट्टान रहते हैं, वो चट्टान के बगल में रखे रहते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के द्वारा उसको बहा ले जाता है। जितना ज़्यादा वेग रहेगा उतना ज़्यादा कण बहा ले जाएगा, और जब हमारा कमज़ोर हो जाएगा उसका वेग तो बड़े बड़े कण छूटते जाएंगे, और इसी प्रकार जहाँ छूटेंगे तो मृदा का निर्माण हो जाता है। तो हमने एक कारण देख लिया है कि जल के द्वारा मृदा का निर्माण या फिर परिवहन तथा निक्षेपण कैसे होता है। अब हम दूसरों देखते हैं, गुरुत्व बल, ग्रेविटी के कारण। दूसरा कारण देखेंगे दोस्तों, गुरुत्व बल। तो हेडिंग क्या होगी, गुरुत्व बल। इंग्लिश में कहें तो ग्रेविटी। अब इसको समझते हैं कि ग्रेविटी द्वारा हमारा चट्टानों का परिवहन तथा निक्षेपण कैसे होता है। चट्टानों से विघटित मृदा कण, चट्टानों से विघटित मृदा कण या चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े अपने गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर लुढ़कते हुए आ जाते हैं और एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसको समझते हैं कि हमारा गुरुत्व बल के कारण कैसे हमारा चट्टानों का परिवहन तथा निक्षेपण होता है। चट्टानों के विघटित मृदाकण या चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े, मतलब जो पहला प्रोसेस होता है उसमें हमारा चट्टानों का विघटन होता है। तो वो जो हमारा टूटा हुआ चट्टान रहता है वो पड़ा रहता है, फिर गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर लुढ़कते हुए आ जाते हैं, मतलब नीचे की ओर खसक आ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इससे भी हमारा चट्टानों का परिवहन तथा निक्षेपण हो जाता है। तो दोस्तों हमने दूसरा कारण जाना, ग्रेविटी के कारण चट्टानों का परिवहन तथा निक्षेपण। अब दोस्तों हम तीसरा कारण जानेंगे। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है एयर। तीसरा क्या है? एयर। इंग्लिश में कहें तो एयर होता है, इंग्लिश में एयर और हिंदी में वायु कहते हैं। इसको समझते हैं। तेज हवा मृदा के कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जैसे जैसे हवा का प्रभाव कम होता है, मृदा कण बैठना शुरू कर देती है। इस प्रकार वायु द्वारा मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। तो तेज हवा के कारण कैसे हमारा मृदा के कण एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचता है, इसको समझते हैं। हमारा क्या होता है, मरुस्थलीय भागों में क्या होता है, हमारा चट्टान जो टूटे रहते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा हवा बहती है तो टूटा हुआ जो भाग रहता है वो पड़ा रहता है। तो हवा में इतनी ताकत होती है कि उस टूटे हुए चट्टान को अपने साथ उड़ा ले जाता है, और जब उड़ा ले जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। तो हमारा चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाना ही परिवहन तथा निक्षेपण कहलाता है। तो इस प्रकार वायु के द्वारा हमारा परिवहन तथा निक्षेपण हो जाता है। तो दोस्तों हमने 3 देख लिया है। पहले हमने देखा है उस जल के द्वारा, फिर गुरुत्व बल के कारण, और तीसरा एयर के द्वारा देख चुके हैं। अब हम चौथा देखेंगे ग्लेशियर के द्वारा। चौथा हमारा क्या है? ग्लेशियर के द्वारा। चौथा हमारा है ग्लेशियर। चौथा हमारा है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के द्वारा कैसे होता है चट्टानों का परिवहन तथा निक्षेपण। अब इसको हम समझेंगे कि ग्लेशियर के
बड़े बड़े हिमखंड, बड़े बड़े हिमखंड पिघलने पर अपने साथ मृदा कणों को बहा ले जाते हैं। अपने मृदा कणों को अपने साथ बहा ले जाते हैं। यह हिमखंड पानी के साथ बहते हुए काफ़ी दूरी तय करते हैं। इस प्रकार मृदा के कणों का स्थानांतरण हो जाता है। ये भी दोस्तों क्या होता है इसको समझते हैं। मतलब ये ग्लेशियर होते हैं जो समुद्र के में जो हमारे होते हैं बड़े बड़े चट्टान, उसका हमारा किसी के कारण जो हमारा भौतिक हो चाहे रासायनिक के कारण चट्टान टूटे होते हैं, मगर जब ये बड़े बड़े हिमखंड होते हैं इसके संपर्क में आते हैं तो ये जो हमारे चट्टान रहते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूर तक ढकेल ले जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा चट्टान के जो टुकड़े रहते हैं छोटे छोटे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा दोस्तों परिवहन तथा निक्षेपण होता है। तो हमने दोस्तों परिवहन तथा निक्षेपण के 4 कारण जाने हैं। उम्मीद करते हैं ये चारों कारण आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम पहला पढ़ चुके हैं डिसइंटीग्रेशन या फिर अपक्षय, फिर दूसरा हमने परिवहन तथा निक्षेपण पढ़ा, तीसरा जो हमारा है अपउत्थान अपहीवल, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं कि अपहीवल क्या होता है और बहुत ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग होगी अपहीवल या फिर हिंदी में कहें तो अपउत्थान। हिंदी में कहें क्या कहें, अपउत्थान, इसको कहते हैं अपहीवल। तो इसको समझते हैं कि अपहीवल क्या होता है। विभिन्न कारणों से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। कौन कौन से कारण थे, अभी हमने जाना है परिवहन तथा निक्षेपण के कारण। हम समझ रहे हैं अपहीवल क्या होता है। जब यही मृदा किसी एक स्थान पर इकट्ठा होकर पुनः चट्टान का रूप धारण कर लेता है,
पुनः रूप यही धारण कर लेता है, जिससे महासागरों के स्थान पर पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को अभ्युत्थान, इंग्लिश में कहें तो अपहीवल कहते हैं। इसको समझते हैं दोस्तों, ये क्या होता है अपहीवल। विभिन्न कारणों से जब क्या हो जाता है, चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, सागर है। ये क्या है, सागर है। तो अगल बगल जो हमारे होंगे, तो मान लीजिए अब पर्वत होंगे या फिर पहाड़ होंगे या फिर सतह होगा, यानी समतल सतह होगा। तो ये सब कारण, कौन कौन से कारण हमने पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि वायु द्वारा हो, जल द्वारा हो, इत्यादि द्वारा क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बह जाते हैं। तो जितने भी हमारे मिट्टी होंगे या चट्टान होंगे, ये हमारा धीरे धीरे सब बह के इस चट्टान में आता रहेगा। यही चट्टान इसमें आता रहेगा। किसमें? महासागरों या फिर नदियों में आता रहेगा। एक समय आएगा कि ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर पर्वत का रूप या फिर कोई ऊंचे स्थान का रूप धारण कर लेगा। इसका उदाहरण सबसे हमारा क्या है, जो इस समय हिमालय पर्वत है, जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो कभी हमारा टिथीज सागर था। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा यही है कि जो हिमालय पर्वत है, ये कभी टिथीज सागर था। परिवर्तन हुआ, भौगोलिक परिवर्तन हुआ और ये सब चट्टान आते रहे और वही आज टिथीज सागर हमारा हिमालय यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बन गया। तो ये होता है अभ्युत्थान। अभ्युत्थान मतलब होता है जो हमारे चट्टान थे, वो बहुत जो मिट्टी समय के साथ परिवर्तित होते हुए कठोर हो गई और वो हमारा चट्टान का रूप या फिर बड़े पर्वत का रूप धारण कर लिए। तो दोस्तों, हमने जियोलॉजिकल साइकिल में सबसे पहले पढ़ा था कि डिसइंटीग्रेशन या फिर अपक्षय, इसके बारे में कारण भी पढ़ा और फिर हमने ये पढ़ा परिवहन तथा निक्षेपण, इंग्लिश में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, इसके हमने भी कारण पढ़ा। तीसरा दोस्तों अभ्युत्थान पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको जियोलॉजिकल साइकिल जो हमारा लेसन नंबर 1 में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको तो ज़रूर समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मृदा का वर्गीकरण, इसका यहाँ मृदा का वर्गीकरण बेसिक जानकारी दिया है, मगर लेसन नंबर 3 में हम मृदा का वर्गीकरण विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अभी हम इसमें मृदा का वर्गीकरण जो भी पढ़ेंगे, संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। तो नई हेडिंग डालते हैं, जो हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण इसको कहें इंग्लिश में तो सॉइल क्लासिफिकेशन। इसको दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग हर एग्ज़ाम में आता है और ये डिप्लोमा के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मृदा का पहले पढ़ेंगे भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। मृदा का पहले पढ़ेंगे हम भूवैज्ञानिक वर्गीकरण और फिर दूसरा पढ़ेंगे इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल।
तो पहले हम हेडिंग डालते हैं मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण पहले भूवैज्ञानिक के आधार पर कितना किया गया इसको देखते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण इंग्लिश में कहें तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इसको देखते हैं। तो हमारा मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवशिष्ट मृदा और दूसरा होता है स्थानांतरित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो पहले जान लेते हैं दो हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अवशिष्ट मृदा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिडुअल सॉइल कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं अस्थानांतरित। हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थानांतरित मृदा। स्थानांतरित मृदा इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अब इन दोनों का समझते हैं कि हमारा अवशिष्ट मृदा या फिर रेजिडुअल सॉइल और स्थानांतरित मृदा या फिर ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है। अवशिष्ट मृदा हम हेडिंग डालते हैं अवशिष्ट मृदा, इंग्लिश में कहें तो रेजिडुअल सॉइल। समझते हैं ये क्या होता है, रेजिडुअल सॉइल क्या होता है और इसका उदाहरण। जब चट्टान का विघटित पदार्थ चट्टान पर जमा होता है और उसी चट्टान पर ही मृदा का निर्माण फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की मृदा को अवशिष्ट मृदा कहते हैं। मतलब जो हमारी चट्टान का टूट कर हुई नीचे पड़ी थी, उसके छोटे छोटे कण, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब उसका परिवहन तथा निक्षेपण नहीं हो पाया है और उसी चट्टान पर ही मृदा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की मृदा को अवशिष्ट मृदा या फिर रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। जब चट्टान की विकृत दर, दूसरी जैसे हम परिभाषा देखते हैं, जब चट्टान की विघटन की दर परिवहन की दर से
अधिक हो तो अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। अवशिष्ट मृदा का निर्माण कब होता है? जब चट्टान की विघटन की दर, मतलब जो टूटता है हमारा चट्टान, परिवहन की दर से अधिक हो तो अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। मतलब जो परिवहन है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कण जाते हैं वो कम जा पाता है, और जो हमारा चट्टान टूटता है वो ज़्यादा अधिक मात्रा में टूटता है, तो परिवहन तथा निक्षेपण नहीं हो पाता है। तभी हमारा क्या होता है? अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। और दूसरा देखें, इस प्रकार के मृदाओं का विशेष गुण यह है कि ऊपर के कण अधिक ढीले व दूर होते हैं, जबकि नीचे के कण अधिक पास और चट्टान से जुड़े होते हैं, और चट्टान से जुड़े होते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं अवशिष्ट मृदा रेजिडुअल सॉइल क्या होता है। जब चट्टान का विघटित पदार्थ चट्टान पर जमा हो जाता है, मतलब जो चट्टान हमारा टूटता है वहीं जमा हो जाता है और इस चट्टान पर मृदा का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की मृदा को अवशिष्ट मृदा कहते हैं। जब चट्टान की विघटन की दर परिवहन की दर से अधिक हो तो अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार के मृदाओं का विशेष गुण यह है कि ऊपर के कण अधिक ढीले व दूर होते हैं, जबकि नीचे के कण अधिक पास और चट्टान से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा रेजिडुअल सॉइल। अब दोस्तों हम दूसरा देखेंगे स्थानांतरित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो दोस्तों दूसरा हमारा है स्थानांतरित मृदा। दूसरा क्या है? स्थानांतरित मृदा। इंग्लिश में कहें तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब इसको समझते हैं कि ये हमारा क्या होता है। जब विघटित चट्टानों के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मतलब उसमें क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, और इसमें क्या होता है, चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसे विघटित कण का स्थानांतरण कहते हैं। चले जाते हैं तो उसे विघटित कण का स्थानांतरण कहते हैं।
मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही हमारा स्थानांतरण कहलाता है। जब ग्रोथ हवा, पानी या ग्लेशियर या फिर ग्लेशियरों द्वारा विघटित स्थान से बहुत दूर जाकर दूसरे स्थान पर जमकर डिपॉजिट मृदा का निर्माण फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार के मृदा को स्थानांतरित मृदा कहलाती है। तो स्थानांतरित मृदा क्या कहलाती है? जब विघटित चट्टानों के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे विघटित कण का स्थानांतरण कहते हैं। जब ग्रोथ हवा, पानी या ग्लेशियरों द्वारा विघटित स्थान से बहुत दूर जाकर दूसरे स्थान पर जमकर डिपॉजिट मृदा का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के मृदा को स्थानांतरित मृदा कहते हैं। विघटित स्थान से बहुत दूर जाकर, मतलब जहाँ हमारा मृदा कण चट्टान था वहाँ नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत दूर चले जाते हैं किसी कारण, चाहे हवा के द्वारा, चाहे पानी द्वारा या फिर ग्लेशियर के कारण चले जाते हैं। तो वहाँ जब मृदा का निर्माण होता है तो इस प्रकार के मृदा को स्थानांतरित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने पहले ये सीखा कि परिवहन तथा निक्षेपण क्या होता है, फिर परिवहन तथा निक्षेपण के कारण जाना, फिर हमने अव्युत्थान अपहीवल जाना, फिर दोस्तों हमने मृदा का वर्गीकरण जाना, मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण जाना। अवशिष्ट मृदा उसमें दो होते हैं, रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इन दोनों का हमने विस्तार पूर्वक जाना। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।